हाय जान लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ईबो युआन से जान के घर और फिनिक्स एंटरप्राइजेस की चारों तरफ की ज़मीन खरीदने के लिए कहता है। अब आगे युआन ने हामी भरते हुए जवाब दिया, भाई आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम अर्जेंट बेसिस पे करवाता हूँ। पर आपने जान भैया की सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं किया भाई। डोंट यू थिंक सो उन्हें भी पर्सनल बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत है। ईबो ने इस बात का आंसर देते हुए कहा कि उसकी सिक्योरिटी मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड्स करेंगे। और हाँ, हमारी कंपनी का जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उनसे भी कहो कि वो लोग जान पर कड़ी निगरानी रखे। ये सुनकर हाइक्वेन चौंक गया और कहता है कि अगर तुम कंपनी की सैटेलाइट का इस्तेमाल जान की सिक्योरिटी के लिए करोगे तो इससे कंपनी का बहुत नुकसान हो जाएगा। ईबो, क्या तुम्हें इसके बारे में हल्का सा भी आइडिया है? ईबो ने हाइक्वेन की तरफ देखा और कहा कि अगर मेरी ज़िंदगी में जान नहीं तो इन पैसों का भी कोई मतलब नहीं, इसलिए उसकी सिक्योरिटी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी जब भी वो अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाता है, इसलिए सैटेलाइट से निगरानी रखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सैटेलाइट की वजह से मैं आसानी से पता कर सकूँगा कि वो कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है और किन से मिल रहा है। तीनों भाई आपस में बात कर रहे थे कि तभी जान चाय का ट्रे लेकर लाइब्रेरी के अंदर आ गया। युआन ने धीरे से कहा, आप दोनों चुप हो जाओ, जान भैया आ रहे हैं। जान ने सबके लिए चाय सर्व की और युआन को सैंडविच दिया। फिर उसने ऑरेंज को सोफे से उठाया और कहा कि मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। फिर उसने सबको गुड नाइट कहा और अपने कमरे में चला गया। रात के 2 बज गए थे पर ईबो को अभी नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था क्योंकि वो जान के बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं कब कैसे जान के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई और अब पता नहीं कब कहाँ कैसे क्या हो जाए जान के साथ, कहीं उस पर कोई हमला ना कर दे। सारी कश्मकश के बीच ईवो करवटें बदले जा रहा था। उसने सोने के लिए सारी तरकीबें भी आजमा ली थी पर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी छाती पर कुछ भारी सा पत्थर रखा है। और जब ईवो से बर्दाश्त नहीं हुआ तो आखिरकार वो अपने रूम से बाहर चला ही गया। टहलते टहलते वो किचन तक पहुंचा। उसने मन ही मन सोचा कि चलो थोड़ी सी चाय बना लेता हूँ, क्या पता उससे मेरा मूड ठीक हो जाए। ईबो चाय बनाने के लिए दूध गर्म करने लगा। तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई कुछ चुपचाप खा रहा है। ईबो ने मन ही मन सोचा कि शिट, कहीं आसपास कोई जानवर तो नहीं है या फिर कोई जानवर घर के अंदर तो नहीं आ गया। उसने वहीं पास में पड़ा एक डंडा उठाया और आवाज़ की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो किचन काउंटर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि जान वहां पर आइसक्रीम का डिब्बा लिए बैठा है। उसे देखते ही ईबो ने कहा, जान। जान ने जैसे ही अपना नाम सुना वो चौंक गया और फिर ईबो की तरफ देखने लगा। उस समय जान का चेहरा देखने लायक था। वो ईबो की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कोई बच्चा कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। जान का मासूम चेहरा देखकर अचानक ही ईवो का दिल पिघल गया। उसकी सारी चिंताएं मानो चुटकी बजाते ही गायब हो गई। तभी जान ने कहा कि तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम कितने डरावने दिखते हो? तुम्हारे जैसे आदमी को ना आई थिंक घर के बाहर ना निकलना ही नहीं चाहिए, और स्पेशली रात में तो बिल्कुल भी नहीं, वरना मेरे जैसे प्यारे क्यूट लड़के डर के मारे मर जाएंगे तुम्हें देख के। शुक्र है कि आंटी ने तुम्हें नहीं देखा, नहीं तो पक्का उनका हार्ट फेल हो जाता। इसलिए आई एम सेइंग रात में अपने रूम में ही रहा करो, ये सबके लिए ना बहुत अच्छा होगा। ईबो जान को घूरने लगा और कहता है, अच्छा मैं डरावना दिख रहा हूँ राइट? तुमने अपने आप को देखा है अभी तुम कैसे लग रहे हो? तुमने उजले कपड़े, इतने वाइट कपड़े पहने हैं, ऊपर से तुम्हारे बाल जो तुमने इतने लंबे कर रखे हैं उन्हें खोल रखा है। मुझे तो छोड़ो, अगर किम आंटी ने तुम्हें देख लिया होता ना तो उन्हें पक्का हार्ट अटैक आ जाता।
तुम्हें इस तरह कोई देख ले तो पक्का वो यही बोलेगा कि घर के अंदर कोई डरावना भूत घूम रहा है। दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे को घूरने लगे। ईबो ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे तो वहीं जान ने सफ़ेद रंग के। अगर उन दोनों को कोई अंधेरे में देख लेता तो वाकई वो डर जाता। अब तक ईबो की सारी परेशानियां दूर हो गई थी। अब तो चिंता की बजाय उसके बदन में प्यार की लहर दौड़ रही थी। तभी उसने कहा कि चलो काउंटर के नीचे से उठकर बाहर आ जाओ। क्या ये बिल्ली की तरह यहाँ बैठे हुए हो और कब तक बैठे रहोगे ऐसे? जान ने मुंह बनाते हुए कहा, व्हाट? मैं तुम्हें बिल्ली दिखता हूँ? हाँ। ईबो ने जान का कान पकड़कर खड़ा करते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, एक बिल्ली ही तो ऐसे रात के अंधेरे में छुपकर खाना खाती है। वैसे तुम्हारा आज आइसक्रीम खाने का मन कैसे कर गया? हाँ। जान ने कहा कि वो एक बुरा सपना नहीं, मेरा मतलब है बस मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। ईबो समझ गया कि जान क्या कहना चाहता था। दूध के पतीले की तरफ देखकर जान ने पूछा, हाँ मेरी छोड़ो, तुम रात में चाय कब से पीने लगे? हाँ, तुम्हें नींद नहीं आ रही? ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, मैं रात में चाय नहीं पी सकता क्या? जान ने आइसक्रीम खाते खाते जवाब दिया कि नहीं, तुम पी सकते हो, पर मुझे लगा तुम्हारे जैसा इंसान विस्की या वाइन पिएगा रात में। ईबो ने कहा कि नहीं, वो सब मैं सिर्फ बिजनेस मीटिंग में पीता हूँ या फिर कभी कभार हाइक्यूएन के साथ पी लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉर्मली चाय ही पीता हूँ। ईबो ने थोड़ा सा दूध एक गिलास में डाला और फिर उसने गिलास जान को देते हुए कहा कि अब ये आइसक्रीम खाना बंद करो और थोड़ा सा दूध पी लो, तुम्हें अच्छे से नींद आ जाएगी। जान ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और कहा कि अब तुमने दूध गर्म किया है तो तुम ही पियो, मैं क्यों पीने लगा भला? हाँ। तभी ईबो ने आइसक्रीम का डिब्बा जान के हाथों से छीन लिया और कहा कि जब तक तुम दूध पीकर खत्म नहीं करते ना, तब तक तुम्हें आइसक्रीम वापस नहीं मिलेगी। जान ने मुंह बनाते हुए कहा कि नहीं ईबो, मुझे दूध नहीं पीना है, मुझे दूध की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज आई डोंट वांट टू ड्रिंक मिल्क। ईबो ने जान को डांटते हुए कहा, ठीक है, फिर तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगी। अगर तुम रात में ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाते रहोगे ना तो तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आएगी। ईबो की बातें सुनकर जान ने कहा कि ओह, तो अब तुम हाइक्यूएन डॉक्टर की तरह बनने की कोशिश कर रहे हो? हाँ। ईबो ने कहा कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? जान ने जवाब दिया, अरे एक डॉक्टर ही तो ऐसी बातें कर सकता है ना बाबा। ईबो जान के पास आ गया और उसे अपनी गोद में उठाकर किचन के काउंटर पर बैठा दिया। फिर वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया जैसे वो उसे वहाँ से भागने नहीं देना चाहता था। ईबो ने कहा कि सुनो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, हाँ, पर मेरी दादी ने इतना ज़रूर सिखाया था कि अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाता है। चाहे दुनिया कितनी भी आगे बढ़ गई हो, पर दादी के सिखाए हुए तरीके आज भी काम आते हैं। जान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जब उससे कोई जवाब नहीं सूझा तो वो चुपचाप ईबो की तरफ देखने लगा। तभी ईबो ने फिर से दूध का गिलास उठाया और कहा कि आई गेस अब तुम मेरी बात मानोगे, है ना? डू यू एग्री दादी की बात? जान ने मना करते हुए कहा कि हाँ आई एग्री, पर फिर भी मैं दूध नहीं पीऊँगा। हाँ, अगर इसमें स्ट्रॉबेरी या ऑरेंज फ्लेवर होता तो मैं डेफिनेटली खुशी खुशी ये पी लेता, बट ऐसे नो वे। पर ईबो भी हार मानने वाला नहीं था। उसने एक हाथ से जान का कान पकड़ा और तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो पूरा गिलास का दूध नहीं पी गया। पूरा दूध पीने के बाद ईबो जान के गाल सहलाने लगा और कहता है, देखो तो सी, तुम तो बड़े ही आराम से दूध पी गए, इतना भी मुश्किल नहीं था तुम्हारे लिए। जान ने अजीब अजीब तरीके के मुंह बना दिए। उसने कहा कि ईबो, तुम्हें पता है कि तुम कितने बुरे हो? ऐसे कौन जबरदस्ती करता है? तुमने मेरे कान खींचे और तुमने मुझे जबरदस्ती दूध पिलाया। लिसन, अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ भी किया ना तो तुम। जान इतना कह ही रहा था कि ईबो ने दोबारा गिलास में दूध डाल दिया और फिर उसे देखकर जान ने कहा, ओके ओके ओके, आई एम सॉरी, पर प्लीज मुझे दूध नहीं पीना। यार, मुझे उल्टी सी लग रही है। ईबो ने उसे देखकर कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप एक ही घूंट में सारा दूध पी गया। फिर उसने जान को काउंटर से नीचे उतारा और कहा कि चलो
लेट्स गो। जान ने पूछा कि हम इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं। ईबो ने उसके आंखों में आंखें डालकर कहा कि जान, जस्ट ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास करो, चलो चलते हैं। फिर वो जान का हाथ पकड़कर लिविंग रूम की तरफ चला गया। जान अपना हाथ छुड़ाना चाहता था, पर ईबो ने उसका हाथ बहुत कसकर पकड़ रखा था। जान भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। फिर अचानक ही ईबो अपने बेडरूम के पास आकर रुक गया। ये देखकर जान ने कहा, ईबो, अगर तुम्हें अपने कमरे तक आने में डर लग रहा था तो तुम ऐसा कह सकते थे। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या थी। ईबो हंसा। वो जान के करीब आया और उसके गाल सहलाते हुए कहता है, ओ प्लीज, अब तुम अपने मन में कुछ भी मत सोचो, ओके। ईबो ने जैसे ही उसके गालों को छुआ तो जान ने कहा, ए, अब तुम इतनी रात को मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो, समझे। ये सुनकर ईबो हंसने लगा और कहता है, अच्छा ऐसा क्या। चलो, तुम्हें इतना तो समझ में आया कि फ्लर्ट क्या होता है। इतना कहने के बाद वो जान के और करीब आकर खड़ा हो गया और उसके कानों में आकर कहता है कि तो क्या मेरा फ्लर्ट तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है जान। ईबो के अचानक इतना पास आने से जान एकदम से पीछे हट जाता है। ईबो को इतना पास देखकर जान मन ही मन सोचने लगा कि मैंने बहुत हैंडसम लड़के देखे हैं, पर ईबो भी कुछ कम नहीं है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा खड़ूस है, शैतान है, इसीलिए इसके बिहेवियर की वजह से ना इसके पास कोई लड़की नहीं आती होगी। जान को ऐसे पीछे हटते देख ईबो मुस्कुराने लगा। तभी जान ने उससे कहा कि ए, अब तुम्हारा ना कोई भी तरीका मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। ये कहकर जान अपना मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद ईबो कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर आज से 2 गुना या फिर 3 गुना मैं और ज़्यादा ट्राई करूँगा। जान ठल्ला कर कहता है, ओके, जो तुम्हें करना है करो, तुम्हें ना बस ड्रामा करना आता है। एंड लिसन, मैं और नहीं झेल सकता, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा कि तभी ईबो ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, अच्छा सुनो, मैं वादा करता हूँ कि अब और मजाक नहीं करूँगा तुमसे। ईबो ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा कि तुम मेरा यहीं इंतजार करो, प्लीज़ कहीं मत जाना, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। और वैसे भी तुम्हारी नींद की जो प्रॉब्लम है ना, उसका सल्यूशन क्या है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसलिए यहाँ से भागना मत। करीब 5 मिनट बाद ईबो अपने कमरे से बाहर आ गया। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा लकड़ी का बॉक्स था। कमरे से बाहर आते ही ईबो ने कहा कि थैंक्स गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम यहीं मेरा इंतजार कर रहे हो। पर उस लकड़ी के बॉक्स को देखते ही जान का दिल तेजी से धड़कने लगा। बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसने उसे पहचान लिया था। अचानक ही उसके पास की सारी यादें एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगी। ये वही यादें थी जो जान के दिल में सुई की तरह चुभती रहती थी, जिसने वी को मार दिया था, क्योंकि वी के मरने के बाद ही जान का जन्म हुआ था। जान उस वी को भूल गया था जो वो बचपन में हुआ करता था, पर अचानक ही इस लकड़ी के बॉक्स को देखकर उसकी सारी यादें ताज़ा हो गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि अभी गुब्बारे की तरह फट जाएगा। वो किसी भी तरह अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा, पर ऐसा लग रहा था जैसे इन भावनाओं को कंट्रोल करने में उसका पूरा शरीर सुन्न होता जा रहा है। तभी ईबो को एहसास हुआ कि जान के साथ कुछ गड़बड़ है। अचानक ही उसके माथे से पसीना आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है और अभी के अभी वो बेहोश हो सकता है। ईबो ने जल्दी से वो बॉक्स जमीन पर रख दिया और जान का कंधा पकड़कर पूछा कि जान, क्या हुआ? आर यू फाइन? तुम ठीक तो हो ना? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ठीक थे, पर अचानक तुम्हें क्या हुआ? अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो प्लीज़ मुझे बताओ, कोई बात है तो प्लीज़ मुझे बताओ। जान ने ईबो की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी उस लकड़ी के बॉक्स को घूरे जा रहा था। वो एक मूर्ति की तरह अपनी ही जगह जम गया था। जब काफ़ी टाइम तक जान कुछ नहीं बोला, ऐसे ही स्टेचू की तरह खड़ा रहा, तो ईबो ने उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाया, जैसे उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा हो।
जान ने कहा कि प्लीज़ मुझसे बात मत करो। ईबो ने कहा कि जान लिसन, ओके फाइन, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मत बात करो, पर कम से कम इतना तो बता दो कि क्या हुआ है। तभी जान अचानक होश में आया और ईबो की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं ठीक हूँ ईबो, तुम चिंता मत करो, इट्स फाइन, और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ईबो थोड़ी सी अपने आप को सांत्वना देता है और फिर उससे पूछता है कि आर यू श्योर, पर तुम चाहो तो मैं हाइक्रेन को भी जगा सकता हूँ, वो गेस्ट रूम में ही सो रहा है। जान ने मना करते हुए कहा कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है ना, इसलिए मुझे अभी थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, बस और कुछ नहीं। जान के जवाब से ईवो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि उसका घर पूरी तरह से एयर कंडीशनड है, इसलिए घर के अंदर गर्मी लगने का तो कोई सवाल ही नहीं था। ईबो ने फिर भी दोबारा कोशिश की और दोबारा पूछा, जान प्लीज़ बता दो क्या प्रॉब्लम है, मुझे पक्का यकीन है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जान ने कहा, नहीं बाबा, सच में कुछ नहीं है। फिर वो अपने आप को ईबो से अलग करने की कोशिश करने लगा। ईबो ने उसे रोकते हुए कहा, चलो। ये सुनकर जान चौंक कर ईबो की तरफ देखने लगा और मन ही मन सोचता है कि अब ये आदमी मुझे कहाँ ले जा रहा है, ये क्यों मुझे इतने शौक पे शौक दिए जा रहा है, आखिर ये चाहता क्या है। ईबो ने कहा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए हम लोग छत पर जा रहे हैं, वहाँ पर तुम्हें थोड़ी फ्रेश एयर मिलेगी। जान ने भी मन ही मन सोचा कि शायद ईबो ठीक कह रहा है, इसलिए वो चुपचाप पीछे पीछे छत पर चला गया। जान चुपचाप छत पर बैठकर आकाश के तारे देख रहा था। ईबो भी उसके पास ही आकर बैठ गया। वो उस लकड़ी के बॉक्स को भी वहाँ पर लेकर आया था। इस बॉक्स से जुड़ी पुरानी यादों को जान ने आज तक छुपा के रखा था। उसने दिल के किसी कोने में उन यादों को कहीं दफन कर दिया था, पर आज सारी यादें एक एक करके बाहर आ रही थी। इधर ईबो मन ही मन सोच रहा था कि कहीं इस बॉक्स को देखकर तो जान का मूड नहीं खराब हुआ था, क्योंकि पिछले कुछ मिनटों के बारे में जब उसने सोचा तो उसे यही लगा कि बॉक्स देखने के बाद से ही जान कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है। इनफैक्ट ईबो को ये भी लगा कि शायद जान को पता है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब उसने ये बॉक्स जान के सामने लाया है। तभी जान ने पूछा कि क्या तुम अभी भी वायलिन बजाते हो। ईबो अचानक ही अपनी यादों से बाहर आ गया और कहा, व्हाट, क्या कहा तुमने। मैं वायलिन के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या तुम अभी भी वायलिन बजाते हो। ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, क्योंकि मेरे सबसे बड़े फैन ने मेरा साथ छोड़ दिया था, इसलिए मैंने वायलिन बजाना बंद कर दिया। थोड़ी देर सोचने के बाद जान ने कहा कि क्या पता तुमने अपने फैन को जानबूझकर अपने से दूर कर दिया हो। फिर ईबो ने कहा, मैं उसे अकेला छोड़ने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर अब मैं उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं सच में बहुत तकलीफ में हूँ कि मैंने उसे कैसे अकेला छोड़ दिया था। ईबो की आवाज़ और उसकी बात करने के तरीकों को सुनकर जान को कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा था कि वो सच बोल रहा है। पर क्या सच में जान अपने पास्ट को बुलाकर फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहता है। जान ने कहा, कभी कभी हम अपनी गलतियों को ठीक नहीं कर सकते ईबो, और जब तक हमें एहसास होता है कि हमसे कोई गलती हुई है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ईबो ने बहुत सीरियस होकर जवाब दिया, जान, मैं बस एक मौका चाहता हूँ, मैं उसमें पूरा जी जान लगा दूंगा। मैंने पास्ट में जितनी भी गलतियाँ की है उन सबको ठीक करने की पूरी कोशिश करूँगा, ट्रस्ट मी। जान ने ईबो की आंखों में देखकर कहा कि चाहे कुछ भी हो, पर हम अपने पास्ट को नहीं बदल सकते। पास्ट की वजह से हमारा प्रेजेंट भी चेंज हो जाता है। जान उस समय को याद करने लगा जब ईबो उसके लिए वायलिन बजाता था और वो उसे सुनते सुनते सो जाता था। अचानक ही वो 7 साल पहले पुरानी यादों में खो गया, जब एक मासूम सा लड़का शहर की हर गलियों का चप्पा चप्पा छान रहा था। वो एक ऐसे कलाकार को ढूंढ रहा था जो लकड़ियों के ऊपर अपनी कारीगरी करता था। वो कलाकार इतना फेमस था कि उसके यहाँ कुछ काम करवाने के लिए लोगों को महीनों पहले बुकिंग करवानी पड़ती थी। वी भी अपने लिए एक लकड़ी के बॉक्स पे कुछ बनवाना चाहता था। जब एक बार वो किसी गली में एक मशीन ठीक कर रहा था, तभी उस बूढ़े कलाकार से मिला था। वो उसकी कारीगरी देखकर भी मन ही मन बहुत खुश हुआ था और अट्रैक्ट भी हुआ था उस कलाकार से।
और जब उस कारीगर की मशीन एक बार ख़राब हुई तो उसने उसे ठीक करने के लिए वी को ही बुलाया था। मशीन ठीक करने के बाद उसने वी को अपना एड्रेस दिया और कहा कि जब भी उसे लकड़ी के ऊपर कुछ भी बनवाने का मन हो तो वो उसके पास आ सकता है। उस समय उसने सोचा भी नहीं था कि वो दोबारा वापस लौटकर उस बूढ़े के पास आएगा। जब वो उसकी दुकान के पास गया तो उसकी दुकान देखकर वी की आंखें खुली की खुली रह गई। वो एक एक करके वहाँ पर रखे सभी डिजाइन्स को देखने लगा। वहाँ पर रखी सभी चीज़ों की कीमत हजारों और लाखों में थी। उस समय उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वहाँ से कुछ खरीद सके। उसका मन उदास हो गया और जैसे ही वो वहाँ से वापस जाने लगा तभी उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, क्या तुम कुछ खरीदना चाहते हो? वी ने जब पलट कर देखा तो सीधे कह दिया, नहीं, मैं तो बस आपकी कारीगरी को देख रहा था। बहुत बेहतरीन काम है आपका, सच में। क्या तुम्हें सच में पसंद आया है? जॉन ने जवाब दिया, पसंद तो एक बहुत ही मामूली सा शब्द होगा। मैं तो कहूँगा कि मैं आपकी हर कारीगरी से प्यार करता हूँ। आपकी बनाई हुई हर एक चीज़ एक कहानी कहती है। कलाकारी हो तो बिल्कुल ऐसी जो अपनी एक अलग कहानी कहती नजर आए। तभी उस बूढ़े ने कहा, ठीक है, तुम बताओ तुम्हें कौन सी डिज़ाइन पसंद है, मैं तुम्हारे लिए पैक कर दूंगा। वी ने मायूस होकर कहा, नहीं, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं यहाँ से कुछ खरीद पाऊँ। वो पास में आकर वी को घूरने लगा। तभी उसने देखा कि उसके हाथों में एक पेपर था। वो उस पेपर को लेकर देखने लगा और चौंक गया। उस पर एक बहुत ही सुंदर डिजाइन बना हुआ था और वही डिजाइन वी उस वायलिन के बॉक्स पर बनवाना चाहता था। उसे देखकर वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराने लगा और कहा कि अच्छा, तो तुम ये यहाँ बनवाने आए हो? कौन है वो खुशनसीब जिसके लिए तुम ये बनवा रहे हो? वी ने चौंक कर पूछा, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बच्चे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अनगिनत लोगों को देखा है, पर इस डिजाइन को देखकर ही मैं कह सकता हूँ कि ये तुम किसी स्पेशल पर्सन के लिए बनवा रहे हो। सुनकर भी हैरान हो गया और शर्मा भी गया। उसने हामी में सिर हिला दिया। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि हा, प्यार जताने का इससे अच्छा तरीका मैंने कभी नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इसे जरूर बनाऊंगा, पर तुम्हें मुझे 1 महीने का समय देना पड़ेगा। वी एक्साइटेड था, बहुत खुश भी था और उसने कहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, पर मेरे पास। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, उस बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम पैसे की चिंता मत करो, तुमने एक बार मेरी मशीन ठीक की थी, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए इसे फ्री में करूँगा। समझ लेना, मैंने मशीन ठीक करने के पैसे दे दिए। मैं कोई गरीब कलाकार नहीं हूँ, पर उस दिन मैंने तुम्हें पैसे इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो या अपने टैलेंट के दम पर दूसरों की मदद भी करना चाहते हो। पर मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि तुम पैसों को इतनी अहमियत नहीं देते हो और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं भी एक कलाकार हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे टैलेंट को सलाम करता हूँ। वी कुछ कहना चाहता था पर वो कह नहीं पा रहा था। तभी उस बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? वी ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, दरअसल मेरे पास 1 महीने का टाइम नहीं है। एग्जाम का फाइनल राउंड होने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं और मैं उसे ये सरप्राइज पहले देना चाहता हूँ। मेरे पास सिर्फ 5 दिन का समय है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, 5 दिन मेरे लिए काफ़ी है। जैसे ही वी वहाँ से जाना चाह रहा था, उन्होंने पूछा कि इस डिजाइन के पीछे क्या मैसेज छुपा है? वी ने जाते जाते कहा कि ये मैसेज बस उसी पर्सन के लिए है, इसलिए उसके अलावा कोई और नहीं जान सकता। जाते जाते वी ने उन्हें थैंक यू कहा और थैंक्स कहकर वो वहाँ से चला गया। प्रेजेंट में जॉन को लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो तो अपने ख्यालों में कहीं गुम था। वो अभी वायलिन के बारे में नहीं सोचना चाहता था,
पर पता नहीं क्यों बार बार उसका दिल वहीं पर जा रहा था। इसलिए उसने तुरंत ईबो से कहा, ईबो, क्या तुम फिर से एक बार ये वायलिन बजा सकते हो? ये सुनकर ईबो खुश हो गया। वो इस बात का तो कब से इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल, अभी। इसलिए तो मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ कि मुझे पता है कि तुम्हें ये कितना पसंद है। चलो अब मैं फिर से तुम्हारे लिए ये वायलिन बजाता हूँ। ईबो ने बिना देरी करते हुए वायलिन बजाना शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट बाद उसने वायलिन बजाना बंद किया और जान की तरफ देखा, पर जान तो कहीं खोया हुआ था। कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। ईबो ने मन ही मन सोचा कि मुझे पता है कि 7 साल पहले और अब में बहुत फर्क है, पर प्लीज कुछ तो कह दो जान कि तुम्हें ये अच्छा लगा या नहीं। जब जान ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा तो ईबो ने धीरे से कहा, जान, क्या तुम्हें ये पसंद आया? जान अभी भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। शायद इसलिए उसे पता नहीं चला कि वायलिन कब बजना बंद हो गया। ईबो को मन ही मन लगा कि शायद म्यूजिक सुनकर वो सो गया, इसलिए वो चुपके से उठकर जान के सामने आ गया। पर अचानक ही खून देखकर उसकी सांसें थम गई। जब ईवो वायलिन बजा रहा था तब जान अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर अचानक ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा कि ईबो, तुम मेरी जिंदगी में एक इंद्रधनुष बनकर आए थे। तुम्हें देखकर मेरे दिन की शुरुआत होती थी। तुमने मुझे सिखाया था कि अपने सपने कैसे पूरे करने हैं। तुम्हारी आंखों में कुछ तो था जिसे देखकर मैं तुम्हारा हो गया था। तुम्हारी आंखों में देखकर मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। जब मैं तुम्हारे पास होता था तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं होता था। मुझे अभी भी याद है वो एक महीना जो हम दोनों ने रिजॉर्ट में बिताया था। उस समय हमारे बीच में कुछ तो था। मुझे नहीं पता वो क्या था, पर जो भी था वो मुझे बहुत पसंद था और मेरे लिए बहुत प्यारा था। और मैंने उस टाइम फैसला किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। हमने तो एक दूसरे का कभी नाम तक भी नहीं पूछा था, फिर भी हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब थे। शायद यही वजह थी कि हमें कभी नाम पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम दोनों हर वो एक चीज़ साथ में करते थे जो कपल्स करते हैं, दो प्रेमी आपस में करते हैं। हम दोनों ने कभी भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। भले ही उस समय तुम बहुत अमीर थे, पर तुमने मुझे कभी नहीं जताया कि मेरे पास कुछ नहीं है। तुमने तो मुझे हौसला दिया कि मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकूं। तुम्हारे साथ उस रिजॉर्ट में एक महीना बिताने के बाद मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। मुझे तुमसे प्यार हो गया था ईबो, और आज तक सिर्फ तुमसे ही मैंने प्यार किया है। और मैं ये भी कहना चाहता था कि मैंने कभी जानबूझकर तुमसे प्यार नहीं किया। मैं तो हमेशा चाहता था कि मैं तुमसे प्यार ना करूं। हाँ, पर पता नहीं तुम्हारे अंदर कौन सी चुंबक थी, क्या खिंचाव था जो तुमसे दूर ही नहीं हो पाया, और मैं खिंचता चला गया तुम्हारी तरफ। और ये वायलिन बॉक्स तुम्हारे लिए इसलिए बनवाया था क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर उस रात तो तुमने ही मुझे सरप्राइज दे दिया। मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई, और शायद मैं उस सरप्राइज को जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। तुम मुझे धोखा देकर वहां मरने के लिए छोड़ गए। मैं तुमसे रहम की भीख मांगता रहा कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे जीने दो, पर तुमने मेरी चीखों को कभी नहीं सुना। तुमने मुझे धक्के मारकर अपने दिल से ऐसे भगाया था जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं हो। तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती थी? क्यों तुमने मुझे उस दरिंदे के चंगुल में छोड़ दिया? क्या मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए इतनी सस्ती थी? अगर उस रात जोचेंग मुझे नहीं बचाता तो शायद मैं मर गया होता। तुम्हारी एक गलती की वजह से मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल व्हील चेयर पर बिताए थे। मैं सही से चल भी नहीं पा रहा था। ठीक से खड़े होने के लिए मुझे कितनी सर्जरीज करवानी पड़ी थी। उन 2 सालों में दर्द के मारे मेरा जीना दुर्भर हो गया था। तुम्हारी वजह से मुझे वी को मारना पड़ा, और तभी जाकर इस जान का जन्म हुआ। और ये जान तुम्हें दूसरा मौका कैसे दे दे? तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा ईबो। मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा। अपने ख्यालों में खोया
और अपने से बातें करते हुए जान को अचानक से चक्कर आने लगे। वो किसी भी तरह से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा, पर दर्द भरी यादें उसकी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। पता है, उस रात ना मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, और अब तुम आकर मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें दूसरा चांस चाहिए। क्या ये सब इतना आसान है? तुम ही बताओ कि मुझे तुम पर भरोसा क्यों करना चाहिए। उस रात तुम अचानक गायब हो गए, और अब जब 7 साल के बाद मिले हो तब भी तुम नहीं बता रहे कि आखिर तुमने उस रात ऐसा क्यों किया। अचानक ही जान की आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे और उसका पूरा बदन दर्द से कराहने लगा। उसकी सांसें फूलने लगी, इसलिए वो कैसे भी करके अपने आप को रोक रहा था। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से बांधी कि उसके खुद के नाखून उसके हाथों के अंदर चुभ गए। उसके हाथों से खून बहने लगा। मुझे पता है कि मेरे दिल में अभी भी कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। अभी भी जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल धड़कने लगता है। पर क्या पता 7 साल पहले की तरह मेरा दिल अभी भी बेवकूफ़ नादान हो। मेरा दिल बार बार मेरे दिमाग से कहता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूं, मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करूं, पर मेरा दिमाग नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, और दूसरा चांस तुम्हें कभी नहीं दूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ जो व्यूअर्स न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।